कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज है 31 जनवरी गाइस, और मेरे बड़े पापा का आज रिटायरमेंट का डे है। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि ये अपने करियर के स्टार्ट से एंड तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में थे, जो कि आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए। हम जैसे जेनजी लोग तो हर 2 साल 1 साल में ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं, तो इन्होंने इतना स्ट्रगल और इतना भारीपन जो अपने ऊपर लिया है इतने सालों में। तो आज इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ में कैसा सफर था और आज इनको कैसा फील हो रहा है। तो आज मैं आपसे पूछूंगी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो इतने साल एनटीपीसी में बिताए, सबसे पहले तो आप ये बताओ कितने साल हुए हैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं? मैंने एनटीपीसी जो है 1988 में ज्वाइन की थी और आज करीबन 38 इयर्स हो गए हैं। 38 वाओ, क्लैपिंग। 38 इयर्स हो गए। 38 इयर्स। जस्ट 7 डेज लेफ्ट। वाओ। 8 फरवरी 1988 में मैंने ज्वाइन किया था। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता रहा। बीच में कई बार ऐसे मौके आए कि छोड़ दूँ, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन गवर्नमेंट की पीएसयू थी और भी गवर्नमेंट के मौके आए, बट सफर मेरा शायद इसी में लिखा हुआ था। वाओ। तो इसी में चलता रहा मैं। तो आज आपको थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है, खुशी हो रही है, या मतलब मिक्स इमोशन है? इमोशनल सभी लोग हो जाते हैं। जब एक जर्नी हो रही है, स्टार्ट हुई है, तो उसका एंड कोई चाहता नहीं है। खास तौर पे कोई मजबूत आदमी तो नहीं चाहेगा। जिस घोड़े पे बैठे हुए थे उस घोड़े का स्टेशन आ गया है, फिर आ गया तो फिर उतरना पड़ेगा, तो मजबूरी है। अदरवाइज तुम चलते चले जाते, तो घोड़ा चलता चला जा रहा था अभी। तो आपका अभी तक का सफर कैसा था? जैसा अभी आपने बोला कि मेरा कभी कभी मन किया मैं छोड़ भी दूं, लेकिन फिर मैंने नहीं छोड़ा, तो ऐसा कोई मेन रीजन था जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं, यहीं स्टिक करना चाहिए मुझे? सभी लोग बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ही छोड़ते हैं। तो बेटर प्रोस्पेक्ट्स बीच में कई बार आए, पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कि उसको छोड़ा जा सके। तो इसलिए कई बार ऐसा लगा कि छोड़ देते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और अगर हम गवर्नमेंट में या मिनिस्ट्रियल जॉब, इस टाइप की जॉब में या पीएसयू की जॉब में कंपैरिजन करते हैं, तो पीएसयू की जॉब हमेशा बेटर नज़र आता है, सिक्योरिटी वाइज भी और मनी वाइज भी, मॉनेटरी वाइज, और उसमें जो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एनटीपीसी बेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड है। तो बेस्ट एम्प्लॉयर अगर है तो उसी हिसाब से फिर हम लोग को मालूम था कि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा इस कंपनी में, तो इसलिए इसमें सफर हमारा जारी रहा। सही है। अब आपके हाथ थक गए होंगे बुके पकड़ते हो, तो मैं इसको साइड रख देती हूँ। अगर इतना आप कमजोर नहीं है कि हाथ थक जाएंगे। ठीक है। आप 2 बुके और पकड़ा सकते हैं। ओके ओके। तो जब आपने एनटीपीसी ज्वाइन किया था तब में और आज रिटायरमेंट का डे है, तो 38 इयर्स, इसमें मतलब आप ज्वाइनिंग के टाइम से अभी तक में कुछ डिफरेंस है? देखिए, जब एनटीपीसी मैंने ज्वाइन किया था तो एनटीपीसी खाली थर्मल में पावर जनरेट करती थी और उसकी कैपेसिटी करीबन 5000 या 6000 मेगावाट थी 88 में। उसके बाद आज अगर हम देखते हैं तो हमारी एनटीपीसी की कैपेसिटी 87,477 है। इतनी कैपेसिटी बढ़ना ये आसान काम नहीं था। कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया। कंपनी थर्मल को छोड़ के, थर्मल के साथ साथ उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई करके सब्सिडरी रूट लिया, जॉइंट वेंचर रूट लिया, जॉइंट वेंचर्स किए, कई कंपनी के साथ सब्सिडरी बनाई, और इसके साथ ही कई दूसरी कंपनियों में ये दूसरी लाइनों में गई, डाइवर्सिफाई हुई। दैट मीन्स कि हाइड्रो में चली गई, ठीक है, हाइड्रो में चली गई, गैस में गई पहले, फिर हाइड्रो में गई, माइक्रो हाइडल में गई, और उसके बाद फिर सोलर में गई। अभी जो सिस्टम चल रहा है सोलर का, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पॉल्यूशन इसकी वजह से पावर प्लांट हमारे आसपास, शहरों के आसपास सब बंद करने हैं, तो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करके हमें दूसरी साइड में जाना है। और इसीलिए कंपनी ने जॉइंट वेंचर और एक्विजिशन किए। जो ऑलरेडी प्लांट चल नहीं रहे थे गवर्नमेंट के, उन प्लांटों को हमारे पीएसयू ने उनको एक्वायर कर लिया। और उसके बाद इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इन दोनों को देखते हुए कि हमें कोल की कैपेसिटी अगर चाहिए तो कोल के अपने प्लांट होने चाहिए, तो कोल माइंस में चली गई, कोल माइंस बिजनेस में चली गई। उसके बाद अगर उसको बेचना है बिजली को, तब क्या होना चाहिए? तो दूसरी कंपनी बनाई सब्सिडरी यूनियन करके, विद्युत व्यापार निगम, उसमें चली गई। दूसरों के साथ एग्रीमेंट्स किए, जॉइंट वेंचर्स किए रेलवे के साथ में कि आपको रेलवे की बिजली पूरी मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने अपना जो टारगेट था, ये 1.28 मेगावाट गीगाबाइट कंपनी बनना 2032, उसकी तरफ जब चलना चालू किया तो ये सब करना उसको जरूरी हो गया। और आज हमारी कंपनी
87,477 मेगावाट बिजली जनरेट कर रही है। और थोड़ा ही रह गया 2032। अब Clapping. ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन 6 साल फिर भी है। 6 साल में इससे आगे निकल जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर में भी जा रही है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, प्राइवेट तो बीच में आ ही रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन उसके साथ ही उनके कंपटीशन में कंपनी को ये सब चीज़ें करनी पड़ गई हैं। तो इसलिए मैं देखता हूँ कंपनी में बड़े चेंजेस आए हैं। कभी एक बार ऐसा भी था कि कंपनी में सैलरी पेमेंट करने के लिए 94 में पैसे तक नहीं थे, और बैंक से लोन लेके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ी थी। और आज हमारी कंपनी की ये स्थिति है कि कंपनी कई दिशाओं में चली गई है, क्योंकि अगर आदमी एक ही दिशा में जाता है, आदमी हो या कंपनी हो, कोई भी आदमी अगर एक दिशा में जाएगा तो जरूर मात खाएगा। अगर वो 4-5 तरीके से अपनी अर्निंग कर रहा है तो वो कभी मात नहीं खाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। डाइवर्सिफाई करके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किए कि हमारे सप्लायर भी हों और हम लोग खुद ही उसको प्रोडक्ट भी करें, तो उस चीज़ में कंपनी कामयाब, इसी वजह से कामयाब हमारी कंपनी हुई है और वो आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा, मुझे पहली बार पता लगा एनटीपीसी इतना ज्यादा कुछ कर रही है। मुझे लगता था सिर्फ बिजली बनाना और बेचना आसान काम है, बट आज पता लगा गाइस कि उसमें जो बहुत मुश्किल काम है। 7-8 जो प्लांट थे, आज हमारे 94 से ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो इतना ज़्यादा उसको बढ़ाना एक आसान नहीं था। एक ऐसे लीडरशिप की जरूरत थी जो उसको आगे की तरफ ले जा पाए। तो हमारे सभी एम्प्लॉयज़ के अंदर लॉयल्टी है कंपनी के प्रति। कंपनी बेस्ट एम्प्लॉयर है, कंपनी को देख, कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स को पे करती है और बेस्ट पे करती है। ऐसी चीज़ें देती है जैसे मेडिकल रिइंबर्समेंट है, फुल्ली मेडिकल रिइंबर्समेंट जो कोई भी नहीं देता। और रिटायरमेंट के बाद भी ये मेडिकल आईपीडी के रूप में आपके पास हमेशा रहेगा, और एक सर्टिफिकेशन या आपका एक अमाउंट है जो आपको वो मिलता रहेगा। ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक्चुअल में मिलेगा आपको इसके साथ ही। तो इसलिए जब बेस्ट एम्प्लॉयर है और सारी चीज़ें कंपनी देती है तो कंपनी को कोई छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए कंपनी आगे बढ़ेगी। Right. तो आप हमारी ऑडियंस के साथ कुछ ऐसा मोमेंट शेयर, यादगार मोमेंट शेयर करना चाहेंगे अपने कलीग्स के साथ, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ एनटीपीसी के दौरान हुआ हो जो आपको आज तक याद है कि ये चीज़ हुई थी, बहुत यादगार चीज़ है, अच्छी या बुरी? देखिए, जब मैं दादरी प्लांट में जा रहा था यहाँ से, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं हमेशा हेड ऑफिस में रहा था 5 डे वीक में। तो वहाँ एक चैलेंज था कि 6 डे वीक में जाना है और आपको 7 डे भी आना है, ठीक है, क्योंकि एचआर का जॉब आसान नहीं था करना। तो एचआर का जॉब के लिए आपको सुबह भी काम करना है, शाम को भी काम करना है, रात को भी कभी बुलावा आ जाएगा, कोई भी काम करना है। तो इस वजह से बड़ा डिफिकल्ट जॉब था ये जो है। तो इसमें ये लोग, इसमें डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये चीज़ छोड़ें, 5 डे वीक का कल्चर छोड़ के 6 डे वीक में जाएं या ना जाएं। अच्छा लगा, जब आप काम में इन्वॉल्व होते हो तो आप भूल भी जाते हो कई चीज़ों को, अपने दुखों को भूल भी जाते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। उसमें जो मैंने देखा कि हेल्थ जो थी पहले, शायद सोचने की वजह से जब आपके पास काम नहीं होता तो आप सोचते रहते हो, और जब आप ऐसी चैलेंजिंग जॉब को आप ज्वाइन करते हो तो उसमें मजा भी आने लग जाता है आपको। जब आप ज़्यादा काम भी कर रहे हो, वाह वाह हो रही है आपकी, और आपकी कंपनी ऊपर उठती चली जा रही है, तो आपको और उसमें उसकी प्रोग्रेस में और मजा आने लग जाता है, और अपनी प्रोग्रेस भी आपकी हो रही है, आपकी हेल्थ ठीक रहने लग गई है। वैसे भी एचआर की जॉब ऐसी होती है कि बैकबोन होती है कंपनी की, लेकिन सबसे ज्यादा लोग उसको ही कहते हैं कि एचआर करता ही गया रंगोली बनाने के अलावा। पब्लिक डीलिंग की हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बुरा समझते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा काम होता है कि आज सबके साथ एक व्यवहार करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी सबके साथ में एक अच्छा व्यवहार रहे, सब लोग खुश होकर जाए। हमारे जो एसोसिएट्स हैं, वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ के साथ साथ इनके साथ भी अच्छे संबंध रहे हमारे जो है। तो बहुत अच्छा पीरियड दादरी में बीता। बहुत अच्छा। तो ऐसा कोई लेसन है जो आपने अपने टेन्योर में सीखा हो कि ये मुझे लाइफ टाइम लेसन मिला है कि मुझे लाइफ में अपने अंदर ये चेंज लाना है? डिसिप्लिन एक वर्ड है, आपको टाइमली पहुंचना है, टाइमली आना है, और जो काम आपको मिलना है उसके बारे में, आगे के बारे में पहले सोचना है कि इस काम को कैसे कर सकते हैं और आगे आने वाले चैलेंजेस कौन से हैं। अगर आप उसके बारे में पहले ही योजना बना लेते हो तो वो चैलेंजेस आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे योजनाओं के कारण कि आगे ये समस्या आने वाली हैं, ये प्रोग्राम्स आने वाले हैं, मैं उनके लिए पहले ही एक लेखा जोखा बना लिया करता था, जिससे कि मेरा आगे का सफ़र आसान हो जाया करता था। बीच में जो मीटिंग्स आती थी और दूसरे काम होते थे वो भी चलते रहते थे रूटीन में, तो इतना सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। तो इसलिए अच्छा रहा सब कुछ, चैलेंजिंग जॉब था तो अच्छा रहा। नाइस। तो अब आपके रिटायरमेंट के बाद के क्या प्लान्स है, कल से या
मूविंग फॉरवर्ड अ मंथ और a year? प्रोएक्टिव आदमी आगे के लिए सोच ही लेता है कुछ ना कुछ। तो मैंने अभी RW ज्वाइन की है, अच्छा। तो इसमें अब जो समाज से लिया हुआ था, आज तक तो आ रहा था, अब देने का टाइम आ गया है, तो आगे समाज को देंगे, सोशल सर्विस करेंगे, जिससे फिर ये मन या दिमाग जो एंगेज रहे। ये नहीं है कि खाली बैठ के घर में क्या करना है, खाली बैठ के जो है अपना दिमाग में फिर उल्टी सीधी बातें आती हैं, तो आदमी फिर अनहेल्दी हो सकता है। तो हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा काम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो समय बीत गया वो समय बीत गया, आगे आने वाले समय अगर आपको अच्छा बनाना है तो उसी हिसाब से योजना उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी कि आप हमेशा एंगेज रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। तो ऐसा कोई मैसेज है जो आप देना चाहते हो आने वाले लोगों को जो एनटीपीसी ज्वाइन करना चाहते हो, और जो आपके कलीग्स आपके साथ काम कर चुके हैं उनको? देखिए, अब जो आने वाले लोग हैं वो बच्चे हैं, उनकी थिंकिंग अलग है, ठीक है। वो एक जॉब को ज़्यादा टाइम तक रखते नहीं है। एनटीपीसी एक ऐसा जॉब है जिसको एक बार ज्वाइन करने के बाद आदमी छोड़ता नहीं है, बट इसमें सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलेगी जिस हिसाब से आपको प्राइवेट प्लेयर्स देते हैं, क्योंकि वो काम को देख के आपकी सैलरी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, जो रूल्स कंपनी पॉलिसीज़ बनाती है उस पॉलिसीज़ के ऊपर चलते हैं, और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको उसी हिसाब से मिलेंगी। तो इसलिए जो इसमें आना चाहते हैं, बच्चों की अपना अपना दिमाग है, सोचने का अपना अपना तरीका है कि आपको ज़्यादा अर्निंग देखनी है या ये है, दोनों में ही ट्रांसफ़र है, ये इधर भी ट्रांसफ़र है आपको, उधर भी ट्रांसफ़र है। बट अगर आप चैलेंजिंग काम करना चाहते हैं तो चैलेंजिंग उधर भी है इधर भी है, दोनों जगह पे है। आपको शांति प्रिय चाहिए ज़िंदगी, वहाँ शांति प्रिय इतने नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ टाउनशिप्स हैं, आपको सारे साधन मिल जाते हैं। अगर 94 प्रोजेक्ट है तो 94 प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 60 या 70 जगह पे हमारी अपनी टाउनशिप्स हैं, जहाँ मकान हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मूवी क्लब हैं और मार्केट्स हैं, सब चीज़ें हैं वहाँ पे, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, सब चीज़ें हैं, पूरा शहर की तरह है। तो आपको वहाँ पे अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में शायद टाटा शायद दे सकता है, ये कुछ चीज़ें इसमें से टाटा दे सकता है, बाकी और इतना नहीं करते। आपको बाहर ही आचार्य लेके बाहर अपना मकान लेना पड़ेगा और उसी हिसाब से फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा लाइफ ईजी भी है। यहाँ पे आपको खाना पीना सब चीज़ें वहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कराती है, और मकान भी आपको देती है, सारी सुविधाएं भी देती है। अगर हस्बैंड वाइफ अलग अलग सर्विस कर रहे हैं तो एक जगह पे ये भी है कि उनको एक जगह रखा जाएगा, ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं। तो काफ़ी फेवरेबल पॉलिसीज है एम्प्लॉइज़ के लिए। जो एम्प्लॉइज़ ज्वाइन करेंगे उनका आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी कंपनी को ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा हो, कंपनी अभी भी इंस्टीट्यूट की तरह चल रही है। कंपनी एक कंपनी नहीं है, इंस्टीट्यूट है। तो डेली इसमें लर्निंग चलती रहती है, लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंपनी MBA भी कराती है, MTech भी कराती है, कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ उनके एग्रीमेंट है, और सभी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं टाउनशिप्स में। इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आप चले भी जाते हैं तो आप जाके सीखा है वहाँ पे जाके, अगर आप चले जाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद सेकंड लोकेशन में फिर अच्छा लगेगा। और प्राइवेट में भी बच्चों को वैसे भी जाना पड़ रहा है, बट हाँ अर्निंग का मामला और सेफ्टी का मामला है। उधर सिक्योरिटी नहीं है, इधर सिक्योरिटी है कि आपको निकाला नहीं जाएगा। वहाँ कभी भी आपको फायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक सिक्योरिटी रहती है गवर्नमेंट जॉब में कि आपको निकाला नहीं जाएगा। एटलीस्ट आपकी टॉप नहीं तो मिडिल में रहेगी, बॉटम में रहेगी। रिपोर्ट आपकी जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से आपको टैकल किया जाएगा। और प्रमोशंस पूरे हैं, अगर आदमी इंजीनियर ज्वाइन करता है तो वो GM तक आराम से पहुँच जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जो लोग चाहते हैं सिक्योर जीवन चाहते हैं तो वो इधर आ सकते हैं, और ज़्यादा चैलेंजिंग चाहते हैं तो प्राइवेट में जा सकते हैं। तो कोई एक ऐसा वर्ड जो आप अपनी पूरी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो, पूरी जर्नी 38 इयर्स की सिर्फ एक वर्ड में? एक बात है, हैप्पी जर्नी, पीसफुल, शांति प्रिय जिंदगी थी, और चैलेंजिंग जर्नी थी, लर्निंग थी। मेनली आदमी रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है। तो ऐसे 8 सालों में जब कंपनी एक बहुत छोटी कंपनी हो और उसके बाद डाइवर्सिफाई होकर आज कई जगह पे फैल चुकी हो, इवन हमारे बाहर बांग्लादेश में खुलना एक जगह है, या श्रीलंका में त्रिनकोपाली है, तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, भूटान में भी लग रहा है, कई जगह पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं। तो कंपनी ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है कि प्राइवेट PSU है तो कहीं सिर्फ यहाँ तक ही है। ये पावरफुल PSU है, एनर्जी है, एनर्जेटिक है। तो आगे भी ये बढ़ रहा है, जगह जगह प्लांट अपना लगाना है इनका, और प्लान है इनके आगे फ्यूचर में इनको और आगे करने के लिए कई योजनाएं हैं। फ्यूचर में एक्सपेंशन की कई योजनाएं हैं जो लग रही हैं। मेनली हम लोग न्यूक्लियर और सोलर एनर्जी में ज़्यादा जाना चाहते हैं। विंड एनर्जी भी है, लेकिन विंड डिपेंड करता है एयर के ऊपर, तो इसलिए सोलर में ज़्यादा जा रहे हैं। और इसमें एक्विजिशन
ज़्यादा कर रहे हैं कि जो बंद पड़े हुए प्लांट है उनको ज़्यादा खरीद रहे हैं ताकि हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो आपने मेरे सारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर दिए। मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गए हैं पर मुझे लग रहा है आपके पास आंसर नहीं खत्म हुआ है। तो फिलहाल ये वीडियो Clapping. बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। एनर्जी पीएसयू में काम करने का मतलब आपको एनर्जी जनरेट करना है तो अपने अंदर तो पहले एनर्जी होनी चाहिए बहुत ना। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। तो थैंक यू सो मच मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। अभी तो आपकी पहली इनिंग खत्म हुई है, मिलते हैं आपसे दोबारा कुछ क्वेश्चंस के बाद, आपकी सेकंड इनिंग के बाद। देखते हैं अब ये इनिंग दूसरी चालू होगी, क्या गोल खिलाएगी। अब 2-4 दिन रेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि गाड़ी किधर जा रही है। नेक्स्ट क्योंकि अभी एक घोड़े से उतारा जा रहा था, दूसरे घोड़े पे चढ़ना ही है फिर। थैंक यू सो